हेलो विद्यार्थियों, मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मानना है कि आप अपने निवास स्थान पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। इसी की शुभकामनाओं के साथ जो हमारा पिछली कक्षा जो चल रही थी, हम उसकी बात करते हैं। हमने एशिया महाद्वीप के यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की बात कर ली थी कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। उन डिवीजन्स की जब हमने बात की, इसी के आगे यदि हम आज बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है एशिया महाद्वीप का ड्रेनेज सिस्टम। एशिया महाद्वीप का ड्रेनेज सिस्टम, एशिया महाद्वीप का यदि हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो एशिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहे तो ड्रेनेज जो अपवाह तंत्र होता है, वह अपवाह तंत्र किसी भी महाद्वीप की प्राकृतिक जो दशाएं होती हैं, उन प्राकृतिक दशाओं के आधार पर निर्धारित होता है। इसी के साथ हम बात करें कि पिछली कक्षा में हमने अपवाह पढ़ने से पहले, यानी जो हम अपवाह पढ़ रहे थे, वह अपवाह पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले वहाँ के भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश या हमने स्थलाकृतिक प्रदेशों की आपसे बात की थी कि किस प्रकार के स्थलाकृतिक जो प्रदेश हैं वो किसी महाद्वीप विशेष या किसी देश विशेष या किसी प्रांत विशेष के यानी अपवाह तंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। हम मुख्य रूप से बात कर रहे थे, आपके पास में एशिया महाद्वीप का जो मानचित्र अंकित है, आप इसको वॉच करिए कि हमने पिछली कक्षा में जो आपसे बात की थी यानी बैक क्लास में, उससे यदि हम कक्षा की आपसे बात करते हैं तो हमने आपको यह जानकारी उपलब्ध करवाई थी कि एशिया महाद्वीप के पूरब की ओर की यदि मैं बात करता हूं तो एशिया महाद्वीप के पूरब की ओर क्या था? प्रशांत महासागर था। यदि मैं एशिया महाद्वीप के दक्षिण की ओर आऊं तो हिंद महासागर था। यदि मैं एशिया महाद्वीप के उत्तर की ओर जाऊं तो आर्कटिक महासागर था। और यदि मैं एशिया महाद्वीप के पश्चिम की ओर आ रहा था तो भूमध्य सागर था, अर्थात लाल सागर और भूमध्य सागर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, इसी टॉपिक को आज हम सामान्य परिचय को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से अपने अपवाह तंत्र का हमने पिछली कक्षा में सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था कि एक महाद्वीप विशेष या एक प्रांत विशेष का जो अपवाह तंत्र को जो प्रभावित करने में जो अपना अहम योगदान देता है, वह वहाँ का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर वहाँ का मुख्य रूप से योगदान देता है कि उस स्थान विशेष के धरातल की बनावट किस प्रकार से है। यदि उसकी जिस आधार की बनावट होगी, उसी प्रकार से यदि मैं वहाँ की आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ का अपवाह तंत्र का निर्धारण होगा। तो मैं एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र की निर्धारण की यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ तो हमारे पास में जो जानकारी जो उपलब्ध हो रही है, यदि मैं इस जानकारी की आपसे बात करूँ तो वह जानकारी हमारे पास में आती है। एशिया महाद्वीप का जो अपवाह तंत्र जो निर्धारित हुआ, वह निर्धारित हो रहा है यानी मुख्य रूप से 5 आधार पर। यानी हम उसका जो क्षेत्रीय विभाजन है, वह क्षेत्रीय विभाजन हम कितने आधार पर कर सकते हैं? हम 5 आधार पर उसका क्षेत्रीय विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपसे बीए पार्ट थर्ड ईयर की, ठीक है ना, यानी बीए पार्ट बीए थर्ड ईयर जो हमारे पास में जो रीजनल ज्योग्राफी है, इस रीजनल ज्योग्राफी की हम आपसे बात कर रहे हैं। जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है, उस प्रादेशिक भूगोल के हम इस कार्य को काफ़ी आगे तक ले चुके हैं, काफ़ी आगे हम ले जा चुके हैं। इसके पाठ्यक्रम की जो गति थी उसको हमने बहुत आगे ले चुके हैं। आज हम एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र के सामान्य परिचय को ख़त्म करके आज हम वहाँ के प्रादेशिक विवरण की आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मुख्य रूप से हम बात करें, जो हमारे पास में जो पेपर है वह है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। यदि मैं पेपर की बात करूं तो पेपर आता है विश्व का कौन सा भूगोल? विश्व का प्रादेशिक भूगोल। मैं आपसे बात कर रहा हूं विश्व के प्रादेशिक भूगोल की, यानी
मेरे पास में यह कार्य आता है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। कौन सा है? वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, यानी विश्व प्रादेशिक भूगोल। जो हमारे पास में कौन सा पेपर है, कौन सा प्रश्न पत्र है, यह हमारे पास में जो प्रश्न पत्र के रूप में शामिल हो रहा है, तो हमारे पास में प्रश्न पत्र आता है, ये प्रथम प्रश्न पत्र है। कौन सा प्रश्न पत्र है? प्रथम प्रश्न पत्र। कौन सा प्रश्न पत्र है? प्रथम प्रश्न पत्र है ये, ठीक है। हम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की हम आपसे बात करना चाहेंगे, यानी क्षेत्रीय प्रकृति के आधार पर एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र का क्या हम वर्गीकरण कर रहे हैं आपसे, यानी किसके आधार पर? क्षेत्रीय विवरण के आधार पर है। तो हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप का अपवाह। हमारे पास में टॉपिक है एशिया महाद्वीप का अपवाह। एशिया महाद्वीप का अपवाह की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप का जो अपवाह हमारे पास में आ रहा है, तो हम इसके सामान्य परिचय की बात पूर्व कक्षा में कर चुके थे। कौन सी कक्षा में कर चुके थे? हम इसकी बात पूर्व कक्षा में कर चुके थे। आज हम इसका जो विवरण है उस विवरण को हम आगे बढ़ाते हैं कि हम किस आधार पर, हम किस बेस पर हम एशिया महाद्वीप के जो आपके पास में अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यह जानकारी हमारे पास में आती है, कितने आधार पर आती है? यह जानकारी हमारे पास में 5 आधार पर आती है। अर्थात ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को प्रशांत महासागर की ओर लेकर के जाती हैं, उसे प्रशांत महासागरीय अपवाह तैयार हुआ। ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर की ओर लेकर के जाती हैं, आर्कटिक अपवाह तैयार हुआ। ऐसी नदियाँ जो अपने पानी को हिंद महासागर की ओर लेकर के जाती हैं, तो हिंद महासागरीय अपवाह तैयार हुआ, यानी एक आंतरिक अपवाह। और फाइनली हमारे पास में कौन सा अपवाह था? भूमध्य सागरीय अपवाह। भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में यानी जो अपवाह है, उस अपवाह को हमने क्या कहा? यानी जो अपने पास में अपवाह तैयार हुआ, अर्थात एक हमारे पास में क्या है? भूमध्य रेखीय अपवाह। कौन सा? यानी भूमध्य सागरीय अपवाह, यानी मेडिटेरियन सी वाला है, यानी भूमध्य सागर के पास में जो अपवाह है उसको हमने भूमध्य सागरीय अपवाह, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी वाले की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और आंतरिक अपवाह का मीन्स होता है कि ऐसी नदियाँ, यानी आंतरिक अपवाह वह अपवाह कहलाता है। यदि हम 2 संदर्भ में बात कर सकते हैं, एक तो ऐसा अपवाह तो जो अपने जिन नदियों का उद्गम तो दिखाई देता है, लेकिन जिन नदियों का विलीनीकरण नहीं दिखाई देता है। क्या नहीं दिखाई देता है? जिन नदियों का विलीनीकरण नहीं दिखाई देता है, इस प्रकार के अपवाह को जो हमने शामिल किया, तो इस प्रकार के अपवाह को हमने कौन सा अपवाह कहा? इस प्रकार का अपवाह हमारे पास में आंतरिक अपवाह के नाम से जाना गया। किस अपवाह के नाम से जाना गया? इस प्रकार का अपवाह हमारे पास में आंतरिक अपवाह के नाम से जाना गया। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं 5 प्रकार के अपवाह की। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि क्षेत्रीय प्रकृति के आधार पर। देखिए, हम विभाजन की ओर चलते हैं, तो विभाजन की ओर चले तो आप देखिए क्षेत्रीय प्रकृति के आधार पर एशिया महाद्वीप
के अपवाह का वर्गीकरण। आधार क्या है? क्षेत्रीय प्रकृति, रीजनल नेचर, अर्थात किसका? धरातल का क्षेत्रीय प्रकृति। धरातल की क्षेत्रीय प्रकृति के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि धरातल की क्षेत्रीय प्रकृति के आधार पर यदि हम आपसे बात करें तो हम कौन से महाद्वीप के अपवाह की बात कर रहे हैं? हम एशिया महाद्वीप के अपवाह की बात कर रहे हैं कि एशिया महाद्वीप का जो अपवाह है वह अपवाह किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो हमारे पास में विभाजन का आधार क्या आया? क्षेत्रीय प्रकृति। क्षेत्रीय प्रकृति के आधार पर एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण या अपवाह का वर्गीकरण। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, 1 बाई 1 चल रहा हूं मैं, आप 1 बाई 1 की बात कर रही है। एक नंबर पर जो मेरे पास में आया, मैं आपसे बात करूं एक नंबर वाले की, तो आता है प्रशांत 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 महासागरीय अपवाहक्रम। प्रशांत महासागरीय अपवाहक्रम नंबर 1 पर है। नंबर एक ये रहा प्रशांत महासागरीय अपवाहक्रम। हम नंबर 2 की बात करते हैं तो हमारे पास में जो नंबर 2 पर आ रहा है, यदि हम 2 की बात करें तो उधर आप 2 नंबर को वॉच करिए। 2 नंबर पर आता है हिंद महासागरीय अपवाहक्रम। हिंद महासागरीय अपवाहक्रम। नंबर 3 की आप बात करिए, ये रहा आपका, ये तो नंबर 2 था ही, ये रहा नंबर 3, ये रहा ऊपर आर्कटिक महासागरीय अपवाहक्रम। आर्कटिक महासागरीय अपवाहक्रम। नंबर 4 की यदि मैं आपसे बात करूं, यदि हम नंबर 4 की बात करें तो आता है आंतरिक अपवाह क्रम। यदि मैं नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 पर मेरे पास में आता है भूमध्य। ये रहा भूमध्य सागरीय
अपवाह क्रम, भूमध्य सागरीय अपवाह क्रम। देखिए, हमने मानचित्र में 5 प्रकार के अपवाह की ही ट्रेसिंग की है। पहला जो हमारे पास में अपवाह क्रम आया वह अपवाह क्रम आता है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम। दूसरा जो हमारे पास में आया वह आता है हिंद महासागरीय अपवाह क्रम। तीसरा जो हमारे पास में आया वह आता है आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्रम। और जो हमारे पास में चौथा आता है वह आता है आंतरिक अपवाह क्रम। और छठा हमारे पास में आता है भूमध्य सागरीय अपवाह क्रम। तो मैं यहाँ पर देखो इन सब की मैंने ट्रेसिंग कर रखी है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार, आपकी ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से समझ में आ जानी चाहिए। ये यहाँ पर ये यहाँ पर है मेरे पास में कितना नंबर है, 2 नंबर। ये यहाँ पर है मेरे पास में कितना नंबर है, 1 नंबर। ये यहाँ पर है मेरे पास में कितना नंबर, 3 नंबर है। ये है 4 नंबर और ये कितना है मेरे पास में, 5 नंबर। अब आप देखिए, हम एक एक क्रम अपवाह क्रम को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे वह प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जाने वाले आपकी पूर्ववर्ती परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जो पिछले दिनों कोरोना महामारी के कारण से वह स्थगित कर दी गई थी। अब वह विद्यार्थी जो पिछले सत्र में यानी बीए अंतिम वर्ष में बैठे थे, अब उनका इम्तिहान होने जा रहा है। इसी महीने के मिड में आपकी एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ध्यान से आप इस चीज़ को पढ़ें और घर पर अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई से पुनः जुट जाइए, क्योंकि अब आपका इम्तिहान का समय इसी महीने के मिड से प्रारंभ होने वाला है। और यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा समय का परिवर्तन किया है, थोड़ा सा प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या के बारे में भी रद्द-बदल किया है, जिसकी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर या आपका जो नियमित विद्यार्थी हैं, जिनका आपका अधिकृत महाविद्यालय है, यानी जो मेहता कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हो, आपको यहाँ से वो जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप नियमित रूप से यहाँ के प्रबंधन से, मैनेजमेंट से और आपके विषय अध्यापकों के साथ जुड़े, आप सब्जेक्ट का कंसल्ट करें, आपका कन्फ्यूजन दूर करें और जो आपकी छूटी हुई या जो रुकी हुई आपकी पढ़ाई है उसको पुनः गति दे, जिससे कि यानी वो विद्यार्थी जो पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा एग्ज़ाम नहीं करवा पाई थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण विषयों में बहुत बड़ी समस्याएं हो रही थी। तो अब हल्की सी सामान्य स्थिति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय ने यूजीसी के गाइड के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः आपका एक बार टाइम टेबल को जारी किया है, समय सारणी जारी की है। आप जिन्हें विद्यार्थियों को अभी मालूम नहीं है, वह विद्यार्थी इसको ध्यान एक बार अवलोकन कर ले और आप यहाँ से अपनी संस्था में, अपने कॉलेज में आकर के जानकारी प्राप्त करें। और विषय से संबंधित किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप अपने विषय अध्यापक से आकर के उसका कंसल्ट करें, उस कन्फ्यूजन को दूर करें। और मेरा मानना है कि आप घर पर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आपको तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी चंद दिनों में ही आपको इम्तिहान में अपेयर होना है, एग्ज़ाम में शामिल होना। चलो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ हम आपसे बात कर रहे थे, देखो मैंने यहाँ पर नंबरिंग के माध्यम से वॉच किया है। 1 नंबर पर प्रशांत महासागरीय अपवाह है, तो पूरब की ओर प्रशांत महासागर है। मैंने आपको इसे बात की 2 नंबर पर नीचे, भारत के नीचे की तरफ में बात करूं, हिंद महासागर है, ठीक है ना। मैं 3 नंबर पर बात करूं तो 3 नंबर पर
जो हमारे पास में आ रहा है वह है आर्कटिक महासागर है। मैं 4 नंबर की बात करूं तो ये आंतरिक अपवाह वाला क्षेत्र है। मैं 5 नंबर की आपसे बात करूं तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास वाला जो अपवाह तंत्र है मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूं। तो हम इस अपवाह तंत्र के जो आज हम एशिया महाद्वीप का पढ़ने जा रहे हैं, इस एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को 1 बाय 1 हम क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे और इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम एशिया महाद्वीप का जो हमारे पास में 1 नंबर का जो अपवाह का क्रम है, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी एशिया ड्रेनेज पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आज 1 नंबर वाला जो पैटर्न आ रहा है हमारे पास में, क्या पैसिफिक ओशियन जो ड्रेनेज जो पैटर्न है, जो क्रम है, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। यानी जो एशिया महाद्वीप है, जो आपका प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का जो अपवाह क्रम है, मैं इस अपवाह क्रम की आपसे बात कर रहा हूँ। एशिया महाद्वीप में प्रशांत महासागर का अपवाह क्रम, अर्थात जहाँ पर प्रशांत महासागर आ रहा है तो आप डायरेक्ट पूरब की ओर चलिए, एशिया महाद्वीप के पूरब की ओर चले आप, अर्थात वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर प्रशांत महासागर मिलेगा। ठीक है ना, हम पूरब की ओर चलना है, हमारे को एशिया महाद्वीप की ओर हम चलेंगे, तो आप उधर चलिए। यानी मैं उसकी आपसे बात करने जा रहा हूँ, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम। ये देखो मानचित्र में मैंने यहाँ पर ट्रेसिंग कर रखा है, देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। थोड़ा सा जो जस्ट पूर्वतम वाला भाग है वो हल्की सी आउटलाइन थोड़ी सी बाहर जा रही है, बल्कि फिर भी वो हल्की फुल्की है, फिर भी देखो सारा मैप को मैंने यहाँ पर इस बोर्ड पर ट्रेसिंग का कार्य कर रखा है, आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम की 1 नंबर, एशिया महाद्वीप का पहला जो हमारा ड्रेनेज का पैटर्न है, मैं आपकी उससे बात करने जा रहा हूं। तो हम एक एक को हम पढ़ते हुए चलेंगे। फैक्ट है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम, यानी पहला फैक्ट आ रहा है हमारे पास में, किसका फैक्ट आ रहा है, पहला हमारे पास में फैक्ट आ रहा है कि प्रशांत महासागरीय जो अपवाह क्रम है, कौन सा, जो प्रशांत महासागरीय हमारे पास में अपवाह क्रम आ रहा है, मैं उस क्रम की आपसे बात कर रहा हूँ। प्रशांत महासागरीय अपवाह में बहने वाली नदियाँ, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम की नदियाँ मध्य एशिया के उच्च भाग लिख लो, भूमि लिख लो, एक ही बात है, उच्च भाग यानी उच्च भाग, उच्च भूमि या उच्च भाग से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती हैं, अर्थात कहाँ गिरती हैं, प्रशांत महासागर में गिरती हैं। अर्थात मैं इसी लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं, तो आप देखिए इसी लाइन को मैं हल्का सा मॉडिफाइड कर रहा हूं, अर्थात पूरब की ओर
पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं किसके? हम आपसे बात कर रहे हैं प्रशांत महासागरीय अफवाह क्रम की। कौन से अफवाह क्रम की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं प्रशांत महासागरीय अफवाह क्रम की। तो जो प्रशांत महासागरीय जो अफवाह क्रम है, इस अफवाह क्रम की यदि मैं आपसे बात करूं तो अफवाह क्रम की नदियां कहाँ से निकलती हैं? मध्य एशिया। आप ध्यान में लाइए दूसरे नंबर का फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना, कि नदियां मध्य एशिया के उच्च भाग से निकलकर, कहाँ से निकलकर? मध्य एशिया के उच्च भाग से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। अर्थात पूरब की ओर कहाँ जा रही हैं? पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी पूरब की ओर प्रशांत महासागर में अपने पानी को लेकर के जाती हैं। पहला फैक्ट आ रहा है प्रशांत महासागरीय अफवाह क्रम का कि प्रशांत महासागरीय अफवाह क्रम की नदियां मध्य एशिया की उच्च भूमि से निकलकर, यानी मध्यवर्ती एशिया की उच्च भूमि, अर्थात क्या है यहाँ पर पर्वत हैं और यहाँ पर पठारी भाग है, यहाँ पर पर्वतमालाएं हैं, माउंटेन रेंज है यहाँ पर। तो यहाँ से नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में मैंने क्या कहा था कि नदियाँ ढाल का अनुसरण करती हैं। नदियाँ उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बहती हैं, यानी नदी बहने का क्रम है उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर नदियों का फ्लो चलता है। तो हम प्रशांत महासागरीय अफवाह क्रम की आपसे बात करें तो प्रशांत महासागरीय अफवाह क्रम की नदियाँ मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय और पठारी भाग से निकलती हैं और वहाँ से निकलने के बाद में यह नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती हैं। अर्थात दिशा की बात करें तो एशिया महाद्वीप के पूर्व दिशा की ओर ये नदियाँ जा रही हैं। हम इसी फैक्चुअल को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार, अगला फैक्ट है प्रशांत प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। यानी प्रशांत महासागरीय जो अपवाह क्रम है, जो नदियों का कैचमेंट एरिया है, जो नदियों का अपवाह क्षेत्र है, यानी प्रशांत महासागरीय जो अपवाह बेसिन है, यानी जो रिवर बेसिन है, यानी ये कम दूरी में फैला हुआ है। यानी इसका विस्तार एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर बहुत कम भाग पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत, यानी किसके अपेक्षाकृत? यानी हिंद महासागर के अपेक्षाकृत, आर्कटिक महासागर के अपेक्षाकृत, आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अपेक्षाकृत, इनके अपेक्षाकृत जो प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र है
उसका विस्तार है, उसका विस्तार क्या है? कम है, कम दूरी में है। अर्थात प्रशांत महासागरीय जो नदियां हैं वह कम दूरी में बह रही हैं, यानी चौड़ाई कम है इस क्षेत्र की, हम ये कह सकते हैं आपकी साधारण भाषा में। आगे हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां। देखिए आप, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम की प्रमुख नदियां, यानी मैं प्रमुख नदियों की बात कर रहा हूँ। कौन से महासागर की, कौन से अपवाह क्रम की? प्रशांत महासागरीय जो अपवाह क्रम आया, यदि मैं उस अपवाह क्रम की बात करूं तो यह अपवाह क्रम जो है, ये प्रशांत महासागरीय जो अपवाह क्रम है, यदि मैं इस अपवाह क्रम की बात करता हूं आपसे, तो मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं इसकी प्रमुख नदियों की, कि इसकी प्रमुख नदियां हमारे पास में कौन कौन सी नदियां आती हैं, यानी बात करें यानी आमूर नदी। देखिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं प्रमुख जो नदियां हैं, उन नदियों की बात करें तो वह है आमूर नदी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आमूर नदी, अगली जो हमारे पास में नदी आ रही है, यदि उस नदी की मैं आपसे बात करूं तो वह नदी है हांग हो नदी। अगली में नदी की बात करूं तो आती है यांग टी सी कियांग नदी। यांग टी सी सिकियांग नदी। अगली जो नदी हमारे पास में आती है सिकियांग नदी, यानी हम आमूर नदी है, हांग हो नदी है, यांगटी सिकियांग नदी है, सिकियांग नदी है, मिकांग है, मिनाम है, मिकांग नदी, मिनाम नदी और रेड नदी। और कौन सी नदी? रेड नदी। हाँ, ये यहाँ की कौन सी नदियाँ हैं? ये यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल है। कौन सी नदियों में शामिल है? ये यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल हैं। कहाँ की प्रमुख नदियों में? प्रशांत महासागर का जो अपवाह क्रम है, उस अपवाह क्रम की प्रमुख नदियों में यदि अपन शामिल करते हैं तो प्रमुख नदियों में हमारे पास में जो शामिल होता है, उन नदियों की यदि मैं आपसे बात करूं तो आमूर नदी है, आमूर रिवर है, हांग हो रिवर है, यानी हांग हो नदी है, यांग टीसी क्यांग नदी है, शिकियांग नदी है, मिकांग नदी है, मिनाम नदी है, इसके अलावा रेड नदी है। इन सब की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सारी प्रशांत महासागर के अपवाह क्रम के क्या हैं? प्रमुख नदियाँ हैं, जिनका जिक्र हम इस मानचित्र के माध्यम से
आपके पास में एशिया महाद्वीप का जो अपवाह क्रम है, इस अपवाह क्रम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे आमूर नदी की। कौन सी नदी की बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे आमूर नदी की, ठीक है ना। हम आमूर नदी की बात कर रहे हैं आपसे। तो देखिए, यदि हम आमूर नदी की आपसे बात कर रहे हैं तो यह आमूर नदी जो है, इस आमूर नदी की डिटेल हम देखें तो हम एक एक नदियों के बारे में आपसे जिक्र कर लेते हैं। तो मैं टॉपिक को आपसे आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ आपके पास में। सबसे पहले प्रशांत महासागर का अपवाह क्रम की नदियाँ मध्य एशिया के उच्च भूमि से निकलकर प्रशांत महासागर की ओर गिरते थे, अर्थात ये कहाँ जा रही हैं, पूरब की ओर जा रही है। कहाँ पर जा रही हैं, यह पूरब की ओर जा रही है, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत अन्य जो क्षेत्र हैं, चाहे आर्कटिक अपवाह क्षेत्र हो, चाहे हिंद महासागर का अपवाह क्षेत्र हो, चाहे आपके पास में आंतरिक अपवाह का क्षेत्र हो, चाहे आपके पास में भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र हो, इनकी तुलना में प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र कम है, अपेक्षाकृत कम है, ठीक है ना। वैसे कम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी तुलना में क्या है, उनकी तुलना में कम है। किनकी तुलना में, यानी जो अन्य जो अपने पास में जो अपवाह क्रम आ रहा है, उन अपवाह क्रम की तुलना में हमारे पास में क्या आ रहा है, ये कम आ रहा है, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर के अपवाह क्रम की जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर रहे, जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो नदियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, मैं उन नदियों की आपसे बात करना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास में आता है आमूर नदी, हांगहो नदी, यांगटी सिकयांग नदी, सिकयांग नदी, मिकांग नदी, मिनाम नदी, और कौन सी नदी हमारे पास में, रेड नदी, रेड नदी। आगे बढ़ो मैं, चलो आगे चलते हैं। अब हम एक एक नदी की आपसे बात करेंगे कि एक एक नदी का जो हमारे पास में जो महत्व आ रहा है, उस महत्व की हम बात कर लेते हैं। यानी प्रथम जो हमारे पास में क्रम आ रहा है प्रशांत महासागर का, इस प्रशांत महासागर के प्रथम क्रम में से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास में क्रम आ रहा है, वह क्रम हमारे पास में आ रहा है कौन सा, वह इसी में ही प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम में मेरे पास में 1 नंबर का क्रम आया। कौन सा क्रम, 1 नंबर का क्रम आ रहा है मेरे पास में। और यह 1 नंबर का क्रम कौन सा है, यानी यह आ रहा है मेरे पास में कौन सी नदी, यह आ रहा है आमूर नदी के रूप में। किस नदी के रूप में, यह मेरे पास में आमूर नदी के रूप में आ रहा है। कौन सी नदी के रूप में, आमूर नदी के रूप में। देखिए, कौन सी रिवर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं आमूर रिवर की बात कर रहा हूं। आमूर जो नदी है, उस नदी के मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे आमूर रिवर की, तो हम इसकी डिटेल को हम आगे बढ़ाते हैं और उसकी डिटेल देखते हैं। देखिए आप, इसकी डिटेल को हम आगे बढ़ाए हैं तो अगला जो हमारा क्रम है वह क्रम चल रहा है। आप देखिए, अगले क्रम की यदि हम आपसे बात करें तो अगला क्रम है आमूर नदी के उद्गम की, आमूर नदी की लंबाई की, आमूर नदी के प्रवाह क्षेत्र की, आमूर नदी के विलीन की, विलीनीकरण की, कहाँ जाके अपने पानी को छोड़ती है। मुख्य रूप से जैसे टाटरी की जलसंधि में ले जाके पानी छोड़ती, जो सकालीन द्वीप है, उस सकालीन द्वीप के पास की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उधर मानचित्र में हम ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है ना, एक एक नदी का हम ट्रेसिंग करते हुए चलेंगे आपसे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कौन सी नदी की, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कौन सी नदी, आमूर नदी के बारे में हम आपसे बात करें कि देखिए कि जो हमारी आमूर नदी है, इस आमूर नदी के यदि हम उद्गम की बात करते हैं
तो पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है ये नदी? यानी मैं इसके उद्गम की आपसे बात करूं, इस नदी का उद्गम देखिए, इस नदी के उद्गम की बात करूं मैं आपसे तो ये निकलती है पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है ये नदी? ये नदी निकलती है पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों से निकलती है। यानी जो पश्चिमी मंचूरिया है, यानी वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे, मैं चीन वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे, उधर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अर्थात यदि मैं ऐसे नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं इसको, जो ये आपकी आमूर नदी है, इसके उद्गम की यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं इस तरीके से नहीं समझ के मैं इस तरीके से भी तो समझ सकता हूं ना। यानी एक तो शिल्का व अर्गुन नदी के संयोजन से, यानी एक तो कौन सी नदी? शिल्का एवं अर्गुन नदी के अर्गुन नदी के संयोजन से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? आमूर नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी मंचूरिया अर्थात चीन की तरफ वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। चलो आप मंचूरिया को मत ध्यान में आने वाच करिए। आप तो जो शिल्का नदी है और जो अर्गुन नदी है, ये दोनों मिलकर के कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? यह आमूर नदी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी का? आमूर नदी का जो उद्गम का निर्माण करती हैं। तो एक तो शिल्का नदी और दूसरी कौन सी? अर्गुन नदी। इन दोनों से मिलकर के जिस नदी का निर्माण होता है, वह नदी हमारे पास में कौन सी आती है? वह नदी है हमारे पास में आमूर नदी। मैं इस आमूर नदी की बात करता हूं। और वैसे यदि मैं भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल दृष्टि से आपसे बात करूं तो मेरे पास में आती जो पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियां हैं, उस पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों से जो नदी का उद्गम हो रहा है, वह नदी हमारे पास में कौन सी नदी आ रही है? वह आमूर नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है? वह आमूर नदी आ रही है। ठीक है ना? तो हम उसी नदी की आपसे क्या करना चाह रहे हैं? उसी नदी की हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। कौन सी नदी की? आमूर नदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, एक उसूरी है, दूसरी सुंगारी है। इसका मतलब अगले फैक्ट की बात करूं, इसकी अगला जो फैक्ट आता है वह आता है सहायक नदियों का। कौन सी नदियों की बात कर रहा हूं मैं आपसे? यानी एक तो उसूरी नदी, सहायक नदियां। देखिए सहायक नदियां हैं। एक तो हमारे पास में नदी आ रही है कौन सी? उसूरी नदी। और उसूरी नदी तथा सुंगारी नदी। दो नदियां हैं, इसकी दो सहायक नदियों में शामिल हैं। तो हम एक तो कौन सी नदी को शामिल कर रहे हैं? एक तो हम उसूरी नदी को शामिल कर रहे हैं। कौन सी नदी को शामिल कर रहे हैं?
एक तो हम जो आपसे शामिल करने जा रहे हैं आमू नदी की सहायक नदी में, एक तो हम शामिल कर रहे हैं उसूरी नदी, और दूसरा हम बात कर रहे हैं किसका, दूसरी हम आपसे बात करें सुंगारी नदी। यानी ये दोनों एडिशनल रिवर हैं। किसकी एडिशनल रिवर हैं? ये दोनों एडिशनल रिवर हैं। किसकी एडिशनल रिवर हैं? यानी यह एडिशनल रिवर है किसकी? आमूर नदी की सहायक नदियां हैं। एक तो उसूरी नदी और जो दूसरी हमारे पास में नदी आई यानी सुंगारी नदी। कौन सी नदी? सुंगारी नदी, ठीक है ना। यानी सुंगारी नदी और उसूरी नदी। अब देखिए इसका विलीनीकरण, ये नदी अपने पानी को ले जाकर के कहाँ उड़ेलती है। मानचित्र में देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देख रहे ये रहा, ये तो सकालीन द्वीप है, दिख रहा है क्या आपको? ये तो सकालीन द्वीप है और इसी सकालीन द्वीप के ऊपर की तरफ देखिए, देखो ये यहाँ पर ओखोटक सागर है, ठीक है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सकालीन द्वीप, और सकालीन द्वीप के जस्ट ऊपर कौन सा सागर है? ओखोटस्क सागर है। और इसके नीचे कौन सा सागर है? जापान सागर है। ये तो ओखोटस्क सागर है ये यहाँ पर तो, और ये यहाँ पर कौन सा सागर है? जापान सागर है। देखिए मैं आपसे यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं एरो बना के इसको इधर लेके आ रहा हूँ, आप उसको वॉच करना। देखिए ये तो आपके पास में आता है ये तो जो मैं आपको वॉच करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने एरो बना के लगाया है, ये तो मेरे पास में आ रहा है ओखोटस्क सागर है। कौन सा सागर है? ओखोटस्क सागर है, ठीक है जी। यह आ रहा है ओखोटस्क ओखोटस्क सागर। कौन सा सागर? इसी को ओखोटस्क सागर भी बोलते हैं। आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, इसी को ही कौन सा सागर बोलते हैं? इसी को ही ओखोटस्क सागर भी बोलते हैं, यानी यही ओखोटस्क सागर भी कहलाता है। तो मैं आपसे इसकी ही बात करने जा रहा हूँ। ओखोटस्क सागर, इस ओखोटस्क सागर के नीचे ये आपका कौन सा द्वीप है? ये यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर सकालीन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सकालीन द्वीप है। इसके पास में मैं एरो बना के लेके आ रहा हूँ। यदि मैं एरो बना के आपसे बात करूँ तो एरो बनाने का मीन्स ऐसा हो गया कि यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति की बात करूँ तो ये यहाँ पर कौन सा सागर है? ये यहाँ पर जापान सागर है। कौन सा सागर है? मैं देखो इंडिकेट कर रहा हूँ आपके पास में। यदि मैं इंडिकेट करूँ तो देखिए आप, देखो मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। ये जो मेरे पास में आ रहा है, ये कौन सा सागर आ रहा है? इसको मैं कहता हूँ जापान सागर या पूरब सागर है। कौन सा सागर? जापान सागर या पूरब सागर है। कौन सा सागर? जापान सागर या पूरब सागर है। इन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य? इन दोनों के मध्य एक द्वीप है। किन दोनों के मध्य? एक तो ओखोटस्क सागर के मध्य, और एक आ रहा है अपने पास में किसके मध्य? एक मध्य आ रहा है अपने पास में सकालीन द्वीप के नीचे जापान सागर है। इन दोनों के मध्य एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है तातारी की खाड़ी या टारटरी की खाड़ी। तातारी की खाड़ी या टारटरी की खाड़ी के नाम से उसको जानते हैं। एक बार ऊपर आना, एक बार ऊपर आना। तो उसको हम जानते हैं तातारी की खाड़ी या टारटरी की खाड़ी के नाम से भी हम उसी को ही जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, मैं इस जगह की आपसे बात करना चाह रहा हूँ, इस जगह की। जब ये यहाँ पर जो खाड़ी है उसका नाम है तातारी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तातारी की खाड़ी है। जब मैं तातारी की खाड़ी की आपसे बात कर रहा हूँ तो इन दोनों के मध्य में इस नदी का क्या होता है?
विलीनीकरण होता है। कौन सी नदी का? यानी जो आमूर नदी है, इस आमूर नदी का क्या होता है? विलीनीकरण होता है। यानी ओखोटक सागर और जापान सागर को जोड़ने वाली जलडमरू या खाड़ी, ठीक है ना। देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको आपके पास में, और आगे यदि हम चलते हैं तो आता है विलीन कहाँ होती है ये नदी। मैं विलीन की बात कर रहा हूँ, तो मैं विलीन की आपसे बात करूँ तो यह आता है मेरे पास में क्या? यह आता है यानी ओखोटस्क सागर है। कौन सा सागर है? ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर है। एवं जो यानी अपने पास में आ रहा है कौन सा? यानी अगला सागर आ रहा है जापान सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली जो गल्फ है, जो खाड़ी है, उसी खाड़ी को मैंने तातारी की खाड़ी, या मैंने इसको कौन सी खाड़ी के नाम से जाना है? इस खाड़ी को मैंने जाना है यानी टारटरी की खाड़ी के नाम से। तो वहां जाकर के जो ये आमूर नदी है, ये आमूर नदी क्या कर रही है? यानी अपने पानी का विलीनीकरण कर रही है। तो मैं यहाँ इसके विलीनीकरण की बात करूँ तो विलीन कहाँ हो रही है? ओखोटस्क सागर तथा यह हमारे पास में आ रही है कि ओखोटस्क सागर व जापान सागर, जापान सागर, अर्थात इसी जापान सागर को मैं कौन सा सागर कह रहा हूँ? इसी जापान सागर को मैं कौन सा सागर कह रहा हूँ? मैं पूर्व सागर भी कह रहा हूँ। अर्थात ओखोटस्क सागर है वह जापान सागर है। कौन सा? वह जापान सागर को जोड़ने वाली तातारी जलडमरू। कौन सी? तातारी जलडमरू या खाड़ी। ओखोटस्क सागर व जापान सागर है को जोड़ने वाली टारटरी ओब्लिक है। तातारी की खाड़ी, इसी को यदि मैं दूसरे नाम से जानना चाहूँ तो मेरे पास में आ रहा है तातारी जलडमरू। कौन सा? टारटरी की खाड़ी या तातारी जलडमरू से प्रशांत महासागर में मिल जाती है। से प्रशांत महासागर में मिल जाती है। कौन से महासागर में मिल जाती है? यानी प्रशांत महासागर में जाकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। मुख्य रूप से बात करूं, अब देखो आपको थोड़ा वाच हो रहा होगा। अब तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आपसे कहाँ की बात कर रहा हूँ? यदि मैं यहाँ इधर चलूँ, यहाँ इस जगह चलूँ, तो ये जापान सागर है। इस जापान सागर को ही मैंने दूसरा कौन सा नाम दिया है? मैंने कौन सा नाम दिया है? मैंने पूरब सागर का भी नाम इसी को ही दिया है। कौन सा सागर है? मैंने पूरब सागर का नाम भी इसी को ही दिया है। कौन से सागर को दिया है मैंने? मुख्य रूप से हम बात करें तो मैंने नाम दिया है कौन से सागर को? इस सागर को जो हमने नाम दिया है वह है जापान सागर को ही पूरब सागर कहा है। यानी ये देखिए आप इधर,
ये जो एरो बना के मैं यहाँ ले आया हूँ इस जगह, आप इस जगह देखिए, इस जगह ये तो आपका जापान सागर है, ये आपका ओखोटस सागर है। इन दोनों के मध्य एक जल संधि है, इन दोनों के मध्य एक खाड़ी है, सॉरी एक खाड़ी है इस जगह। ये जो जापान सागर को और ओखोटस्क सागर को जोड़ने का काम कर रही है, यानी जापान सागर को और ओखोटस्क सागर को जोड़ने का काम कर रही है। इसी खाड़ी को जो मैंने नाम दिया है, इसी खाड़ी का जो मैंने नाम दिया है, इस खाड़ी का जो नाम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, आपको वाच हो रहा होगा, आप देखिए मैं सिंबल बना के इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इसी खाड़ी का जो ओखोटस्क सागर को और कौन से सागर को जोड़ रही है, जो यह जापान सागर को जोड़ रही है, इसका नाम है टारटरी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? यह हमारे पास में आई है टारटरी की खाड़ी। अर्थात यहाँ पर हमारी कौन सी नदी जाकर के गिर रही है? इस जगह पर हमारी आमूर नदी जाकर के गिर रही है। देखो ये रहा, इस जगह देखो मैं यहाँ पर एक ट्रेसिंग कर रहा हूँ। आप इस ट्रेसिंग की तरफ ध्यान दीजिए, जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है ना, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये जो मेरे पास में नदी आई है, इस नदी को मैं नाम देना चाह रहा हूँ। यह नदी है हमारे पास में, इस नदी को मैंने नाम दिया है, देखो मैं रेड पेन से इधर ले आया हूँ और आपके पास में मैं इस नदी का नाम लिखना चाह रहा हूँ। यह नदी आई है हमारे पास में, कौन सी नदी? यह नदी आई है आमूर नदी। कौन सी नदी है? यह नदी हमारे पास में आई है आमूर नदी। इस नदी को हमने कौन सी नदी कहा है? यह नदी आमूर नदी कहला रही है, ठीक है ना। जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? जिस नदी का उद्गम पश्चिमी मंचूरिया से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? जिस नदी का उद्गम पश्चिमी मंचूरिया से हो रहा है, ठीक है ना। और यह नदी आगे बढ़ती हुई पूरब की ओर जा रही है और पूरब की ओर जाने के बाद में यह नदी कहाँ जा रही है? यह नदी टारटरी की खाड़ी में जाकर के प्रशांत महासागर में विलीन हो जाती है। कौन से महासागर में जाके विलीन हो जाती है? प्रशांत महासागर में जाकर के यह नदी विलीन हो जाती है, ठीक है ना। मैं इसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, इस नदी की, ठीक है ना। ये देखो मैंने कुछ इंडिकेट कर दिए यहाँ पर सिंबल। देखो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को देखना तो पड़ेगा ही, मानचित्र का थोड़ा सा आपको वॉच तो करना पड़ेगा ही। जब तक आप मानचित्र को वॉच नहीं करोगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं तो हम जो बात करना चाह रहे हैं आपसे, हम बात यह करना चाह रहे हैं कि आमूर नदी, ठीक है ना। तो आमूर नदी के बारे में हमने बात की। देखो नदियों की जो लंबाई है ना, वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ली जाती है। तो नदियों की लंबाई में आप किसी दूसरे राइटर की बुक देखो तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन आ सकता है, उसमें थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो आप इसको थोड़ा वॉच करिए। लेट आऊँगा क्लास ले लो। तो मुख्य रूप से हम बात करें कि उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस राइटर की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या कोई गाइड पढ़ रहे हो उसमें मैं यहाँ पर जो मैं लेंथ लिख रहा हूँ वही नदी की लंबाई आए। लेकिन आप इस चीज़ को सुनिश्चितता के साथ मानिए कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो में जो आपको जो डाटा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत टेक्स्ट बुकों में से ये डाटा उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसलिए आपको निसंकोच होकर के इन डाटाओं को रीड करना है। यानी हम जो डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम किसी न किसी हम बुक में से करवा रहे हैं, यानी किसी न किसी राइटर की बुक में से जो अधिकृत बुक है विश्वविद्यालय के द्वारा, हम उसी बुक में से आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये बात मैंने आपके सामने पहले ही रख दी है कि नदियों की लंबाई को लेकर के वेरिएशन हो सकता है, डाटाओं को लेकर के, ठीक है। तो मैं इस नदी की लंबाई की बात को 2824 किलोमीटर लंबी है। यदि मैं लंबाई की बात करूं इस नदी की, किसकी बात करूं मैं आपसे? मैं इस नदी की आपसे लंबाई की बात करता हूं। तो देखिए आप
लंबाई है 2000